सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। एनआरओ हुकूमत पर बढ़ता दबाव, वॉकआउट एहतसाब होगा नॉकआउट, घसीटने वाले गले लग गए, सियासत के करिश्मे, इस्तीफा या धड़न तख्ता, पंजाब तब्दीली की महंगी परवाज, नवाज शरीफ फिर कसूरवार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब दोनों ही मौजूद हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मुश्तरका इत्तेहाद के हवाले से। जैसे कि आज आप जानते हैं कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में जिस तरीके से खिताब किया गया वो सब आपने देखा, जिसके बाद सहाफ़ी ने सवाल किया जरदारी साहब से कि आप लोगों का इत्तेहाद हो रहा है, जिस पर जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि इत्तेहाद हो नहीं रहा, इत्तेहाद हो गया है। बिलावल की जानिब से कहा गया कि इत्तेहाद बड़ी कामयाबी है, दीगर सियासी जमातों को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुल्की मुफाद का रास्ता इख्तियार करेंगे। अब ये जो इत्तेहाद हुआ है और ये वो लोग जो कि इससे पहले हमें कुछ इस तरह दिखाई देते थे कि एक दूसरे पर सख्त जुमलों का तबादला, निस्तर चलाए जाते थे इल्ज़ामात के, वो आज एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। और जिस तरह की सूरत हाल है कि मेरा ख्याल है कि एक आम से शख्स को भी समझ आ रही होगी कि इस वक्त केसेस का प्रेशर है और दोनों ही फंसे हुए हैं, दोनों बड़ी जमातों के कायदीन फंसे हुए हैं, जिसके बाद ये आपस में हाथ मिलाया जा रहा है और साथ बैठने का फैसला कर लिया गया है। एक दूसरे को नहीं बल्कि अपनी अपनी जगह पर खुद को बचाने के लिए ये इत्तेहाद किया गया है। लेकिन माजी में ये जमातें जिस तरीके से एक दूसरे पर बरसती रही हैं, ये कायदीन एक दूसरे पर बरसते रहे हैं, मैं चाहूँगी एक नज़र आपको वो भी दिखा दिया जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत कैसे एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते रहे, क्या करते रहे। पहले आप वो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये जरदारी और ये इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। जरदारी इमरान भाई भाई, जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। अंदर से एक ही है। ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और 40 करोड़ से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकालकर आपके कदमों में निशावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये अवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सरदारी को लाड करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटना तो मेरा नाम जवान करेंगे। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, ये जाती उमरा के मुजीबुर रहमान, इनसे खतरा। मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। जी जनाब, आपने ये माजी में बयानात सुने, मोदी के यार को एक धक्का और दो और इसके साथ साथ सड़कों पर घसीटेंगे, पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे। कल था कौमी असम्बली का इजलास जिसमें ये गर्जे बरसे। अलबत्ता आज जो सूरत हाल थी, ये सब अपोजिशन मिल बैठे थे, बड़े कायदीन दो बड़ी जमातों के, और मिल बैठ कर इन लोगों ने फैसला किया कि अभी आपस में मुश्तरका इत्तेहाद बनाएंगे। तो सबसे पहले असद खरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इत्तेहाद बना है, आपके ख्याल में एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हुए बना है? आगे चल के हमें ऐसी सूरत हाल तो दिखाई नहीं देगी कि फिर से डिसएसोसिएशन का मुजाहरा किया जाएगा या अलग हो जाएंगे एक दूसरे से? इत्तेहाद कायम रहेगा? इसको कहते हैं करप्शन बचाओ इत्तेहाद। और हम हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो दोबारा उन्होंने रिवाइव करने की बात की, उसको मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है आज जरदारी साहब से जब सवाल ये पूछा गया कि एनआरओ आपका कर रहे हैं, तो उनका एनआरओ की डेफिनेशन हम नहीं जानते और एनआरओ क्या इमरान खान साहब दे सकते हैं? उन्होंने बड़ा अजीब किस्म का सवाल किया। उनका उनकी क्या औकात है, वो उनके क्या हाथ में है, वो कुछ नहीं दे सकते। कल के बयान पढ़ें, शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ की वजह से पाकिस्तान को जो इमदाद मिली है वो मिली है। बयानिया देखिए एकदम तब्दील कैसे होता है, वही लोग ना, आपने बयानिया उनका देखा। फिर उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो का नाम निकाल दिया।
मैं समझता हूं कि जो जरदारी साहब बाज दफा दिल की बात जो है ना वो जबान पे आ जाती है। उन्होंने कहा ना कि नैब के स्क्रू टाइट करें जरा। लगता यह है कि हुकूमत और नैब ने जो स्क्रू इनके टाइट किए हैं ना, और जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आपने रोते हुए भी देखे, आपने इनकी बोखलाहट भी देखी, इनकी घबराहट भी देखी। अब ये जो मामला है ना, इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, इदारों ने तो इनको पकड़ा है, इनके अकाउंट सामने लाए हैं, ये आज जेलों के अंदर बैठे हैं, लेकिन जो जिस तज़ीक अमेज लहजे में जरदारी साहब से जब सवाल किया गया एनआरओ का, तो उन्होंने जिस तरीके से, जिस तरह हद तक अमेज तरीके से इमरान खान साहब या मौजूदा हुकूमत का जो जवाब जब देते हुए नाम लिया, तो मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को और इस हुकूमत को भी अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी पड़ेगी कि अगर ख्वाजा साद रफीक साहब जब मुलजम नैब के वहां बैठ के सरकारी नंबर इस्तेमाल करके कि वक्त थोड़ा है, जल्दी से दाएं बाएं चीजें कर लो क्योंकि मैं किसी टाइम भी फिर जेल में चला जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब सरकारी नंबर और व्हाट्सएप के ऊपर अपने सबूत गायब करा रहे हैं जो कि जुडिशल कस्टडी में है। इस हालात में क्या अब मौजूदा हुकूमत है, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत पीटीआई की है और मरकज में भी पीटीआई की हुकूमत है। इस हुकूमत में जेल की कस्टडी वाले जो लोग हैं, जो नैब के मुलजम हैं, जो रिमांड पे हैं, अगर उनको इस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं तो वो क्या पंजाब हुकूमत दे रही है, होम डिपार्टमेंट दे रहा है, वफाकी हुकूमत दे रही है, इंटीरियर मिनिस्टर दे रही है, जेल खाना जात दे रहा है, ये किसके अंडर है, किसकी हुकूमत है मरकज में, किसकी हुकूमत पंजाब में है? मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह राजा बिशारत का बयान आया था कि हनीफ अब्बासी साहब की गालबन साहबजादी का मामला था, वो टेप जो लीक हुई ऑडियो, तो उन्होंने कहा ये हमारे जाती मामलात हैं। अभी प्रोडक्शन आर्डर जारी होने की नई चीज़ें आ रही हैं क्योंकि हमने सलमान रफीक साहब को भी पंजाब असम्बली में पेश करना है, हमने उनको भी आज़ाद करना है, हमने हमजा शहबाज अगर पकड़े गए तो उनको भी आज़ाद करना है, हमने तमाम राहत उनको देनी है। ये किसने देनी है? ये हमारी असम्बली ने देनी है। ये प्रोडक्शन आर्डर कौन जारी करता है? स्पीकर असद कैसर जारी करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब के साथ ये तज़ीक में रवैया और उनके जो टीम के मेंबर हैं, जो कोर उनके मेंबर हैं, जो उनके फाउंडर हैं पीटीआई के, असद कैसर साहब वजीर कानून की बाकायदा उन्होंने कहा था कि ये काम नहीं हो सकता, उन्होंने अपनी ओपिनियन भी दी थी, असम्बली के अंदर तकरीर में भी उन्होंने इंटरसेप्ट किया था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह गरीदा फरूकी साहब ने जो स्क्रिप्ट पढ़ा था, गालबन वो शहबाज शरीफ का स्क्रिप्ट था या शहबाज शरीफ साहब उनका स्क्रिप्ट पढ़ते रहे, असम्बली के अंदर पढ़ा गया स्क्रिप्ट और जो एक चैनल में गरीदा फरूकी ने पढ़ा था जिस पर उनकी अच्छी खासी सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश भी की थी। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कहां से मिक्सअप हो गया था स्क्रिप्ट और किसने किसको दिया था स्क्रिप्ट? शहबाज शरीफ साहब ने उनको दिया था या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दिया था? क्योंकि वही स्क्रिप्ट जो एक चैनल पे चला, ये अब आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आप ये पता करवाएं कि देखिए हम बहुत सारी चीजों का पता करवा सकते हैं। सारे बात ये है, बात ये है ये जो सारे घी शक्कर हो रहे हैं। जी जी आपने बाबर साहब कल कौमी असेंबली के इजलास में खिताबात देखे, डायरेक्ट लाइन इस्तेमाल की जा रही है जरदारी साहब की तरफ से, जो बात उन्होंने कहनी होती है वो जलसों में भी कह रहे हैं और असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर भी कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएंगे जब हमने माजी की गुफ्तगू सुनवाई है, ये जिस तरह के बयानात इससे पहले देते रहे हैं, सियासत को हम क्या समझें? कारोबार होता है कि आप जब आलिफ होते हैं तो फिर आप कुछ भी बोल देते हैं, जब आप लोग हाथ मिलाने लगते हैं सारी बातें भूल जाते हैं। जिस तरीके से आज जब ये चैम्बर में शहबाज शरीफ साहब के सबकी मुलाकात हुई है, सब मिलके बैठे हैं, सारी पिछली बातें भूल गए, ये लोग एक हो गए कि ये सियासत कोई खेल है, क्या कहेंगे आप इसको? सैरिश इनको याद हो गया ना, वो मुझे याद है जरा 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 अभी 6 महीने पहले की बात है, ये सारे इकट्ठे बैठ रहे थे, इस रावलपिंडी में बैठ रहे थे, इस्लामाबाद में ये इकट्ठे बैठ रहे थे। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था उससे पहले भी ये सारे इकट्ठे बैठ रहे थे और उसमें एक फार्मूला भी तय हुआ था कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया जाएगा और किस तरह से स्पीकर को वोट दिया जाएगा। पहले स्पीकर का इलेक्शन हुआ, नून लीग ने स्पीकर का वोट दे दिया और जब प्राइम मिनिस्टर की बारी आई पीपल्स पार्टी दौड़ गई। आप याद करें उस वक्त ये सारी लीडरशिप इकट्ठी बैठी थी और उस वक्त भी बड़े अहदो पैमा हुए थे और उसके बाद ये अब दोबारा बैठे हैं। मेरी बेतहाशा पीएमएलएन के लोगों से बात हुई है, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जरदारी साहब पर बिल्कुल इत्मीनान नहीं करते, जरा सा भी इत्मीनान नहीं करते। उनका ख्याल है कि जरदारी साहब फंसे हुए हैं और नूली का कदा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ही वो इस कंजे से निकलेंगे तो उठा के इनको बाहर फेंकेंगे और यही हाल जरदारी साहब का है। लेकिन मुझे बाबर साहब ये समझ नहीं आ रही, बाबर साहब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने इससे पहले जरदारी साहब का खिताब सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि आप लोग तो 3 साल के लिए आते हैं, हम हमेशा रहने वाले हैं।
वो डायरेक्ट इदारों के हवाले से बात कर रहे थे, जो भी उन्होंने कहना होता है वो कहते हैं। लेकिन अगर नून लीग की बात की जाए तो आपने शहबाज शरीफ साहब का बयानिया सुना है कि हमें अगर इमदाद मिल रही है तो किसकी वजह से मिल रही है। तो इन दोनों की जो लाइनें हैं वो तो मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अपोजिट है। ये शहबाज शरीफ की जो लाइन है वो शुरू-दिन से अपोजिट लाइन है। उन्होंने आज तक ये लाइन, ये नवाज शरीफ और मरियम की लाइन थी जो बाद में उन्होंने भी शहबाज शरीफ के इसरार पर छोड़ दी है। शहबाज शरीफ तो कभी उन्होंने ये लाइन यूज ही नहीं की और ना खलफ हो गए छोटे भाई बड़े भाई के। आप क्या समझेंगे? उन्होंने उनको अपनी उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी के पीछे लगा लिया या वो लग गए पीछे। उनको अपनी गाड़ी के पीछे वो बातें नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है मरियम साहबा ने और नवाज शरीफ साहब लगता है छोटे भाई की बैत कर ली है लगता है मुझे। नहीं, अब मियां साहब को पता चल गया ये उस गाड़ी के पीछे बैठ गए। अब आप मुझे देखिएगा ये मिलिट्री कोर्ट्स का आ रहा है ना बिल, इसमें आपको शहबाज शरीफ साहब ने पहले हमने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने अंदिया दे दिया। आप देखिएगा कि ये किस तरह से को पता चल गया ये उस गाड़ी के पीछे बैठ गए। अब आप मुझे देखिएगा ये मिलिट्री कोर्ट्स का आ रहा है ना बिल, इसमें आपको शहबाज शरीफ साहब ने पहले हमने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने अंदिया दे दिया। आप देखिएगा कि ये किस तरह से शहबाज शरीफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। नहीं, हमने पहले कहा था, उन्होंने डॉक्टर साहब अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से दहशतगर्दी में कमी हुई है, वो तो ऑलरेडी राम हो चुके हैं। वो आर्मी चीफ का जिस तरह उन्होंने बताया, जरदारी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आर्मी के और पाकिस्तान के सलामती के इदारों की बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब और मरियम का बयानिया क्या है? आज एक चैनल बड़ा परेशान था, उसको इस बात की लाख फिक्र हो गई है, वो कह रहे हैं किधर गया बानिया, सफ़े मतम बेच की गया वहां पे। आज मैं एक चैनल का प्रोग्राम दे रहा था, वहां पे सफ़े मातम इस बात पे बिछी हुई है कि नून लीग का वो बयानिया जो मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ था, जो फौज के खिलाफ था, जो IRC के खिलाफ था, वो बार बार इस चीज पे कह रहे थे कि आपने वो बयानिया तब्दील कर दिया है। वो आपका पहला बयानिया ठीक था, दूसरा बयानिया ठीक था। अब ये मामला भी दरपेश है ना कई लोगों को। ये नहीं तो क्या मतलब है? अब आपको देखें बाबर साहब मुझे एक बात बताएं, अगर वो बयानिया पहले था अब नहीं है तो क्या समझ आ गई वो गलत था, वो ठीक नहीं था, अब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल समझ लग गई है कि वो बयानिया गलत था और उस बयानिए की वजह से ये जो सारी मुश्किलात पड़ी हैं ये उसी बयानिए की वजह से पड़ी हैं। तो ये जो नया बयानिया है ये वो बयानिया है जो इनका ख्याल है कि खामोश रहे। ये जनरल जिलानी से लेकर ज़ियाउल से शुरू हुआ जो बयानिया, ये दोबारा आ गया, ये वो बयानिया है जिसमें दोबारा उनका ख्याल है कि वो इन मुश्किलात से निकलेंगे और कोई ना कोई डील जो है वो अल्टीमेटली मंडेर पे चढ़ेगी। अब जो सूरत हाल है, अब नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है इस पे इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ एक है? बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो सब पार्टी मुखालिफत करेगी और PMLN उसकी सपोर्ट करेगी, लेकिन जरदारी साहब को भी अगर ज्यादा सक्रू हुआ तो वो भी सपोर्ट कर देंगे, जिस तरह दुखी दिल के साथ, जिस तरह रजा रब्बानी साहब ने की थी। इतबार किस तरह कर रहे हैं? इतबार नहीं कर रहे, हर बंदा एक दूसरे को मामूल बना रहा है। एक बंदे ने दूसरा वाला तो वैसे भी एक ऐसी चाल है जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना फायदा देख रही हैं और दूसरों को मामूल बना रहे हैं। PTI पार्टी जो है वो PTI पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ PMLN जो है वो PTI पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसमें भी कुछ दोस्त जो है उनकी कुछ एफर्ट है। अब फजलुर रहमान है, महमूद खान अचकज़ई हैं जो फिलहाल तो इनको करीब लेके आए हैं, लेकिन जो ही जिस दिन मिलिट्री कोर्ट का बिल आएगा या तो ये दोनों उसकी फेवर में होंगे या PMLN उसकी फेवर में होगी। ये मैं आपको लिख के दे दूं। चेयरमैन सेनेट पे नून लीग कभी कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। इजलास हुआ है जिस बंदे के चैम्बर में ये इजलास हुआ है, जिसने इन सबको साथ बिठाया है, जिसका बड़े अच्छे तरीके से दारी साहब मिले हैं, हाथ मिला के मुस्कुरा के जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया उनका, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक मुल्जिम जो कि जिसके पास सरकारी गाड़ी मौजूद है, पार्लियामेंट लॉजेस में वो रह रहा है, कौमी असेंबली में अपने चैम्बर में इजलास बुलाता है, वहां पे क्या टेलीफोन नहीं होगा, वहां पे AC नहीं होगा, वहां पे कौन सी सहूलत है कि नहीं होगी? सारी सहूलियात उसके पास है। फिर वही बात ठीक है ना फवाद साहब वाली, कागजों में कह देंगे तो। सैरिश मैं आपको बात बताऊं, जितने एविडेंस जाया हो रहे हैं, जिस तरह गवाहों को धमकाया जा रहा है, वो बंदे जो जेल के अंदर होने चाहिए, जो नैब के पास रिमांड में होने चाहिए, जिनसे तफ्तीश होनी चाहिए, वो व्हाट्सएप के जरिए, वो सरकारी नंबरों के जरिए गवाहों को धमका रहे हैं, अपनी एविडेंस दाएं बाएं करवा रहे हैं और केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब या पंजाब के चीफ मिनिस्टर या नैब को या FIA को क्या समझ नहीं आ रही कि ऐसे मुल्ज़म जो हैं, जो उनके बारे में आपने बता दी कि ये चीज़ें हमारे हाथ लग रही हैं, वो तो अपने एविडेंस जाया करा दें।
इस हालत के अंदर आप कहें कि अरबों रुपया वापस आ जाएगा, लूटी हुई रकम वापस आ जाएगी, शहबाज शरीफ साहब अरबों रुपया दे देंगे, नवाज शरीफ साहब दे देंगे, जरदारी साहब जो है वो दे देंगे, साद रफीक साहब दे देंगे, तो ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है। मैं समझता हूं अगर ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, ये रुथलेस अकाउंटेबिलिटी है, तो इससे ज्यादा वीआईपी अकाउंटेबिलिटी, वीआईपी एहतसाब, और वो भी पीटीआई की हुकूमत में, ये मैं समझता हूं इसकी दुनिया में एक बदतरीन एक मिसाल है, जो कि मुलजम जो है, जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर चार्जेस हैं, मुजरम बेशक नहीं है लेकिन सीरियस अरबों रुपए के चार्जेस। बाबर साहब जी जी सही है। अब मुझे ये बताएं कि एनआरओ की जो गूंज है ना, वो अभी तक हम सुन रहे हैं, वो मामला अभी तक ऐसा नहीं है कि एनआरओ की बात पुरानी हो गई है। अभी फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि भी हर साल पार्लियामेंट पे आवाम के टैक्स से करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अपोजिशन की जानिब से इजलास से एक और वॉकआउट ने जाहिर किया है कि अपोजिशन सिर्फ यही कर सकती है, और एनआरओ की उन्होंने बात की है कि ये भी एनआरओ चाह रहे हैं, एनआरओ ना देने का कहते रहे हैं इमरान खान हमेशा चोरों डाकुओं को। और ये सारी सूरत हाल में आज जब सहाफ़ी ने सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से कि भाई आप बताएं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जो आपने असेंबली से वॉकआउट आप लोगों ने किया, आप लोग एनआरओ चाह रहे हैं इसलिए दबाव है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बेसलेस बात पे मैं कमेंट करना नहीं चाहता। मुझे क्या बताएंगे एनआरओ कौन, अभी खुद ही आप बता रहे थे असद साहब कि इन्होंने एनआरओ देना, इनके पास है क्या, इनकी औकात है एनआरओ देना की, तो ये इमरान खान साहब किस बेस पे ये बात कह रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, ये कौन से राब्ते इनसे कोई हो रहे हैं या क्या हो रहा है, पता तो चले। मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन नैब जो है उन्होंने कहा था कि हम किसी एनआरओ का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके बाद इमरान खान कह रहे कि हम एनआरओ नहीं देंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं हमने आपसे एनआरओ मांगा ही नहीं है। मेरा मतलब वो कह रहे हैं कि ना हमने नैब से मांगा है ना इमरान साहब से मांगा है। तो ये तो सारी दुनिया को क्लियर है कि एनआरओ किससे मांग रहे हैं, किसने एनआरओ देना है और किससे ये सारी डील तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप भी जानती हैं, कोई इतना भोला नहीं है, कोई इतना बच्चा नहीं है इस पाकिस्तान के जिसको पता नहीं। मैं एक बात बता दूं आपको, इमरान खान साहब की मौजूदगी में, जिन इमरान खान साहब को मैं जानता हूं, कोई माई का लाल, कोई माई का बाप पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में जो किसी को एनआरओ दे सके। इमरान खान साहब की हुकूमत होते हुए मैं आपकी हुकूमत छोड़ देंगे, मैं आपकी हुकूमत मरकज की छोड़ देंगे, वो पंजाब की जाति करेंगे, वो केपीके की जाति करेंगे, लेकिन जिस इमरान खान साहब को मैं जानता हूं वो कभी किसी एनआरओ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आप बात लिख लें। दूसरी बात, मेरे मुल्क के इदारे कमरवेल बाजवा साहब एनआरओ देंगे, क्या चीफ जस्टिस निसार साहब एनआरओ देंगे? मुझे ये बताएं कि पीटीआई इतना बड़ा क्लेम लेके आई, एक भी बात हो तो नहीं जी, मुझे आप इतना बड़ा क्लेम कर दिया है, मैं पीटीआई न्यूयॉर्क से इतना बड़ा एविडेंस लेके आती है जरदारी के खिलाफ, वो जाके इलेक्शन के पीछे में 20 दिन के बाद वापस ले लेती है। मैं देखूंगा किस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी भी नहीं ये जाएंगे। वो मुझे नहीं पता, मैं बार-बार क्यों नहीं लेके आए? मेरी बात सुनिए एक दफा बाबर साहब आवाम के लिए समझा दें, मुझे ये बताने पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा इदारा है, बार-बार बोल रहे हैं ये सिर्फ रेफरेंस वापस लेना को एनआरओ है। ये एनआरओ होता किस तरह है? कोई पैसों की लेन देन होती है, कोई आपस में डील होती है, एनआरओ कैसे है ताकि आवाम को समझ आए कौन दे सकता है। एनआरओ मींस नेशनल रॉबरी ऑर्डिनेंस। ये मेरी बात सुने, ये नेशनल रॉबरी ऑर्डिनेंस के मुतरादिफ होगा अगर होगा। इमरान खान साहब जो भी होगा, एक मिनट, कमर जावेद बाजवा भी होगा, जो भी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस खोसा साहब के सब मौजूदगी में ये जो भी होगा वो ये होगा कि इमरान खान साहब, ये जो अपोजिशन है, ये जो अपोजिशन है, पीएमएलएन जो खामोश बैठी हुई है, पीएमएलएन जो अदारों को हिट कर रही थी, पीएमएलएन जो जुडिशरी को हिट कर रही थी, एकदम मरियम भी खामोश हो गई, नवाज शरीफ भी खामोश हो गए, शहबाज शरीफ भी खामोश हो गए। ये किस चीज की खुशफहमी का शिकार जरूर हो सकते हैं डॉक्टर साहब, ये कोई डील का हिस्सा है और ये पार्टी के साथ भी रोमांस करेंगे और पीटीआई की गवर्नमेंट को 5 साल मुकम्मल भी होने देंगे, ये उसको गिराने की तरफ भी नहीं जाएंगे। ये आप देख लीजिएगा कि ये उनको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, जुबानी लड़ाई चलती रहेगी जो चल रही है, जो ऑप्टिक्स के लिए जिस तरह जरदारी साहब और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं ये मिलते रहेंगे, लेकिन आप देखिएगा प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। जिस तरह से पीटीआई प्रैक्टिकली पीएमएलएन और पार्टी को नहीं छेड़ रही, सिर्फ एक जुबानी वार चल रही है, जुबानी जंग चल रही है। उनके आप मिनिस्टर देख लें, अच्छा मेरी बात सुनिए असद साहब, बाबर साहब, प्रैक्टिकली अभी तक सुनने को मिल रही है, आज ये सारी चीजें उनको सुनने को मिल रही है। शहबाज शरीफ से और जरदारी से उनके अपने लोग उनके हाथ साथ कर रहे हैं।
अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर ना जारी करते फिजिकल रिमांड पे तो शहबाज शरीफ साहब आज ये तमाशा ना कर रहे होते। अगर आप 7 रफी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना करते, आज तो हमजा का प्रोटेक्शन ऑर्डर, सलमान रफी का प्रोटेक्शन तो ऑर्डर आप जब ये तमाशे करेंगे तो वो रिट कहाँ होगी गवर्नमेंट की? वो कैसे इमरान खान साहब का मुंह ऐसे चलाएंगे? नहीं तो मेरी बात सुने, तब्दीली की कौन सी बात करते थे? ये इनकी मजबूरी समझी जाए, इसे क्या समझा जाए? ना तजुर्बाकारी समझा जाए। देखिए वो ठीक है डॉक्टर साहब, जेआईटी भी बन के इमरान खान साहब ने वादा किया था, वो पार्टनर थे, कहाँ काम कर रही है, ठीक बात आप कह रहे हैं, यही मसला ना, पीछे सारे बंदे वही, सारे सेक्रेटरी वही, कोई मुझे बताएंगे कहाँ पे कोई गवर्नमेंट खुद कोई ऐसा लेके आई हो उनके खिलाफ रेफरेंस, कोई एक बता दें। एक न्यूयॉर्क वाला लेके आए, वो भी इन्होंने वापस ले लिया कि जरदारी साहब की प्रॉपर्टी मिल गई है, वो 10-20 दिन के बाद वापस लेके, मुझे 6 महीने हो गए। देखिए इमरान खान साहब उनकी कैबिनेट के लोग जो खुद चोर हैं, बीच में गलत लोग हैं, सुन इनके मिनिस्टर हैं, कोई एक चीज साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब कहाँ गायब हैं? इमरान खान साहब कहाँ पर गायब हैं? आज अच्छा सबसे बड़ा इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे जो इमरान खान साहब आज बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ट्वीट तो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली का बायकॉट कर रहे हैं। खान साहब 6 महीने हो गए हैं, आपने कहा था कि मैं हर हफ्ते असेंबली में आगे सवालों का जवाब दूंगा। कौन सा कब आए आप असेंबली में? एक दिन तो आए नहीं है आप, सवाल का जवाब। थोड़ा सा सहरिश आपने जो बात की है मैं बता देता हूँ। खान साहब को जो डरा रहे हैं लोग, इनके अपने वो लोग, वो एडवाइजर, वो मिनिस्टर जिनको खदशा है कि वो नैब या एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ सकते हैं, वो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं, खान साहब आप के साथ चलें, ये वॉकआउट कर जाएंगे, ये हुकूमत चलने नहीं देंगे, खान साहब को डरा के। अब मुझे समझ नहीं आ रही खान साहब अगर इन अपने लोगों को मुझे ये बताया नहीं, खान साहब कहने पे डरे हुए, खान साहब को समझ नहीं आ रही कि अगर शहबाज शरीफ साहब इस तरह खुला छोड़ेंगे मुलजम को तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की हमजा शहबाज को छोड़ेंगे, जरदारी साहब की जेडी के बाद नैब खामोश बैठ जाएगा। असद साहब, बाबर साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। अब पता चला वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की कौमी असेंबली में अपोजिशन के इजलास के हवाले से। 2 बड़ी जमातों के सरबराह मिल बैठे थे और जो फैसले वहाँ पर हुए उस पर हमने डिस्कशन किया, और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ट्वीट पर बात हुई जो उन्होंने एनआरओ के हवाले से कहा कि दबाव भी डाला जा रहा है। अब कुछ बात करते हैं फवाद चौधरी साहब के दौरे कराची हवाले से। 25 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के क्रूज़र दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले फवाद साहब ने 15 और 16 जनवरी को ये दौरा जो कि उनका शेड्यूल था वो पहुंचे हैं आज। उन्होंने आते ही सिंध सरकार को आड़े हाथों लिया, उन्होंने मुराद अली शाह साहब के इस्तीफे का फिर से मुतालबा किया, और इसके साथ साथ उन्होंने एमक्यूएम के मरकज़ भी गए, वहाँ भी मुलाकात हुई और मुशावरत की गई सियासी मामलात पर। सबसे पहले मुझे ये बताएगा असद खरल साहब, आज फवाद साहब ने कहा है कि मुराद अली शाह को ओमनी के चिराग का जिन उन्होंने करार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया, जिसके बाद खासा रद्द-ए-अमल सामने आया है। बिलावल को उन्होंने बच्चा कहा, और इस सारी सूरत हाल में काफ़ी सख्त तनकीद की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से। उन्होंने कहा है कि बिलावल को बच्चा कहने की हम सख्त मजम्मत करते हैं, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ना तो उन्हें जीआईटी में बुलाया गया है फिर भी इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। मुझे बताएं, ये तो तनाव बजाय कम होने के बढ़ता ही जा रहा है, ये कब तक ऐसे ही रहेगी सूरत हाल? देखिए ये ज़बानी जो गोलाबारी है ना सैरिश, इसकी भी एक बड़ी वजह है जो जल्दी जल्दी वो इकट्ठे हो रहे हैं ना, घी शक्कर हो रहे हैं। जो माजी के हरीफ थे और आज हलीफ बन रहे हैं, जरदारी साहब और नवाज शरीफ की जो आपने तो देख लिया जिस तरीके से खुशगपियाँ और आपस के अंदर जो उनका शीरो शक्कर हो रहे थे। जिस तरह असम्बली में भी कल भी जरदारी साहब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब को कि आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी तकरीर करके आते हैं, और वाडा साहब को कह रहे थे कि आप भी इनसे सीखें। तो मामला ये, और फिर तकरीर करके खुद वाकआउट कर गए। मामला ये है कि सैरिश में उनकी जो बातें तो फवाद चौधरी साहब अक्सर बयान इस तरह देते हैं, और वो जो बयान है उनकी चीज़ें तो गलत नहीं है कि वो जिन तो था कि जिसको रगड़ने से अरबों रुपए आ सकते थे, 54 अरब सिंध से आ गया, दूसरे मामला बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब मामला आ जाते हैं पंजाब के अंदर। अगर सैरिश पंजाब के अंदर अब वज़ीर आला साहब जो ऑस्टेरिटी मेजर की बात की गई थी, कफ़ायत शारी की बात की गई थी, अब उस्मान बुज़दार साहब जो है उन्होंने 2 करोड़ 51 लाख रुपया मांग लिया जी मज़ीर के जो जहाज़ के जो फ़्लाइट्स के ख़र्चे के लिए।
और 14 करोड़ पहले ही मुख्तस रखा था। तो मामला ये है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं जो दावे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसके बिल्कुल बरक्स है। दूसरी जानब मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, हम जो थोड़ी सी एक तायराना नज़र जो पेश करेंगे, इनका जायज़ा लेंगे। जो पंजाब और वफाकी हुकूमत के अंदर ये जो गुल खिलाए जा रहे हैं मौजूदा, ये हो क्या रहा है तमाशा। अब DGPR की सूरत हाल सुन ले। पहली दफ़ा DGPR पंजाब हुकूमत के तमाम जो चैनल्स हैं, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने एक हफ्ता पहले उन्होंने बैन कर दिया है। उनका हम पंजाब हुकूमत का कोई इश्तिहार TV पे नहीं चलाएंगे। इससे बड़ी और शर्म की बात है कि एक हुकूमती इश्तिहार बंद हो गया। ये मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस, इसको क्या कहेंगे, बैड गवर्नेंस कहेंगे, क्या कहेंगे। दूसरी बात सुन लें कि हो क्या रहा है। अब DGPR के अंदर एक साहब हैं अमजद जवेद चौधरी साहब, अमजद गुजर। अब वो डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन थे, एडवर्टीजमेंट के उनके पास इख्तियार थे, उनको हटाया गया। वो सर्विस जोनल से वापस से आगे सीट पे चिमटे रहना चाहते थे। फिर चीफ सेक्रेटरी को कहा, उन चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि हटा देते हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी का उन्होंने हुक्म चैलेंज किया, 3 दफ़ा वो गए हैं। उसके बाद उन्होंने अथॉरिटी तब्दील की थी। डायरेक्टर न्यूज़ है रुबीना जायद, हमारे कुलीग दोस्त हैं, साफ़ी उनकी मिसिज हैं, वो प्रमोट हुई हैं। उनको उन्होंने डायरेक्टर न्यूज़ थी, उन्होंने कहा इख्तियार अथॉरिटी सेक्रेटरी जो है बिलाल भट्ट साहब इंफॉर्मेशन, उन्होंने इख्तियार उनको दे दिया कि अब ये इश्तिहार जारी करेंगी। उन्होंने साइन करने पे कुछ बिलों पे इनकार कर दिया और 1 महीने की छुट्टी पे चली जाएंगे। उसके बाद जवेर यूनुस साहब हैं डायरेक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको चार्ज दिया, साथ डायरेक्टर न्यूज़ का भी एडिशनल चार्ज दे दिया है। अब उनके सामने वो इश्तिहार रख दिए गए हैं। इश्तिहारों के ऊपर जो मामला है, मीडिया इंडस्ट्री को जो क्राइसिस है, जो मिसमैनेजमेंट वजह से हेड ऑन कर दिया गया पूरे मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक को, प्रिंट को और PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमत को, वो ये है कि आप देखें कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत के 35 करोड़ के इश्तिहार पेंडिंग है पैसे, फिर फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे 55 करोड़ के हैं, 85 करोड़ के सिंध हुकूमत के हैं, गुज़श्ता बेशक 5 साल के हैं, सिंध हुकूमत के 60 करोड़ के अखबारों के, फिर इस चैनल के हैं। फिर अब 27 करोड़ DGPR ने कहा 27 करोड़ हमने आउटस्टैंडिंग पेमेंट में से कर दिए हैं अखबारात को, जिसमें 15 करोड़ साबिका है, 12 करोड़ 47 लाख मौजूदा है। मामला यह है कि अभी तक वो अमजद गुजर साहब एक जो है वो किसी की सुनवाई नहीं देते थे, डमी पेपर को इश्तिहार दे दिए। अब रुबीना अफजल से मामला फिर आगे जाके जवेद यूनुस तक पहुंचा है। ऑलरेडी एंटी करप्शन के अंदर मामला चल गया। अरशद सईद को जो हमने कहा दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, पर्चा हुआ है बकायदा। शुएब नज़ीर साहब पर्चा है, मुकदमे में नामजद सीरियल नंबर 2 पे है। 10 साल वो सेक्रेटरी रहे शहबाज शरीफ के साथ, सेंसर बोर्ड का जाते हुए चेयरमैन बना गए महंगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो महंगी कंपनीज की तनख्वाहों की वजह से निकला गया। अरशद सईद को नामजद मुलजम है, उनको डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन बना दिया। जमीलुर रहमान साहब जो डिप्टी डायरेक्टर को एडमिट, उनके मुलजम होने के बावजूद NSU भी ले लिया। जो एंटी करप्शन की FIR है वो रिटायर्ड होकर पूरे % ले रहे हैं। अब्दुल मजीद शायद अरबपति हो गए हैं, उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे नहीं कनाडा में जायदादें बना ली हैं। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन थे, वो भी सीरियल नंबर 3 के मुलजम है। और उसके बाद सैयद मुज़ाहिर अली मजलूम जो मुज़ाहिर अली उसको ताहिर है, सैयद अली ताहिर, ये 18 ग्रेड के इसी FIR के, उनको प्रमोट नहीं किया जा उसी FIR के, बाकी साहब को प्रमोट हो रहे हैं। शायद जवेद साहब जो समझ नहीं आ रही, वो एक दिन के लिए तब्दील नहीं किया गया करने के लिए, फिर इसका मतलब है कुछ नहीं किया जा रहा। मामला दूसरा ब्यूरोक्रेसी के अंदर बाबर डोगर साहब बताते हैं। देखिए ब्यूरोक्रेसी की क्या सूरत हाल है वो बाबर डोगर साहब बताते हैं। सबसे पहले सैरिश जी बाबर साहब जी, सबसे पहले तो सैरिश जो अभी खल साहब ने चीजें बयान की हैं और बहुत सारी दास्तानें हैं इसकी, मगर टोटल क्योस है। गवर्नमेंट नाम की यहाँ पर कोई चीज ही नहीं है। अभी रिसेंटली CM जो है वो जुमे वाले दिन उन्होंने अचानक सरप्राइज गुजरावाला का दौरा किया, वहाँ पर वापसी पर डिप्टी कमिश्नर को चेंज करके आ गए हैं। अंदरूनी कहानी डॉक्टर साहब बताया ना जरा, दौरे की अंदरूनी कहानी कहाँ बनी और कैसे कहानी बनी, ये अब आपको एक चीज बताऊं कि गुजरावाला में 1 साल में 6 डिप्टी कमिश्नर चेंज हो चुके हैं। 6 सबसे पहले सहेल टीपू थे, सबसे पहले सहेल टीपू थे जिन्होंने आपको पता है वहां पे खुदकुशी कर ली थी। आपको याद होगा सहेल टीपू ने वहां पर खुदकुशी कर ली। उसके बाद उमर जहांगीर थे, वो कोई 2 महीने रहे। उसके बाद डॉक्टर बड़ाई थे, उनको इसलिए चेंज कर दिया गया कि उन्होंने एक बंदे का पेट्रोल पंप गिराने से इनकार कर दिया और पेट्रोल पंप गिरा रहे थे, तो जब उनको मना किया गया पेट्रोल पंप गिराने से तो एहसन जमील गुजर का उनको इसलिए चेंज कर दिया गया। उसके बाद कमल बतूल जो है ग्रेड 17 की हैं, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया डिप्टी बड़ाई साहब को जो तब्दील किया गया था। जी उसके बाद कमल बतूल को दे दिया। और उसके बाद राय मंजूर नासिर जो है वो सिर्फ 52 दिन डिप्टी कमिश्नर है और उनको भी चेंज करके फिर कमल बतूल साहबा जो बड़ी मंजूर नजर है आजकल, उनको डिप्टी कमिश्नर का ग्रेड 17 में चार्ज दे दिया गया, जो कि पहले ही एरेटिक पोस्टिंग से मुराद ये है कि ग्रेड 17 में और ग्रेड 18 की पोस्ट पे बैठी हुई थी, अब उनको ग्रेड 19 की पोस्ट पे लगा दिया गया है।
सिचुएशन कुछ इस तरह से कि राय मंजूर नासिर साहब हैं, वो एक दिन की छुट्टी पर थे। सीएम अचानक सरप्राइज वहाँ पर विजिट करते हैं कुछ लोगों के कहने पे। वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो महकमा है, अरबों रुपए की वहाँ पर करप्शन हुई है। डिप्टी कमिश्नर उसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ महकमों में कुछ ब्लू आइड लोग रखे जाने थे, जिनको 10-10, 12-12 लाख रुपया सैलरियाँ दी जानी थी। राय मंजूर नासिर जो है उस पर भी वो रजिस्टर कर रहे थे। कमिश्नर असदुल्ला फैज, सेक्रेटरी टू सीएम जो है वो नबील क्या नाम है उनका, राहील सिद्दीकी, और उसके साथ साथ एक चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जो है, ये सारे मिलकर उस बंदे को चेंज करवा देते हैं। मुझे एक बात बताएं, और बगैर किसी वजह के, कोई वजह बताए बगैर सीएम ने वहां पर जाकर उसको चेंज कर दिया। नहीं तो सीएम साहब कर कैसे देते मैं हैं? आपको बताता हूं, आपको थोड़ी सी सारी और नाज़रीन के लिए और सीएम साहब के लिए कर देते हैं। नहीं सीएम साहब की भी सुन ले, मैं भी उनको ना पता हो, अगर उनको पता चले इमरान खान साहब इतने मासूम नहीं है। अच्छा मैं बता रहा हूं, वो सियालकोट जाते हैं, वहां पे आरपीओ और डिप्टी होता क्या है, गुजरावाला में चेंज कर आते हैं, उसके बाद लोधरा में चेंज कर आते हैं। पीछे हर एक के पीछे एक करप्शन की कहानी होती है, जिसके ताने बाने अल्टीमेटली सीएम सेक्रेटरी से कहीं ना कहीं जाके मिले होते हैं, और अल्टीमेटली वो जो बंदा है वो बेचारा दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। सैरिश, पहले तो मैं आपको 22 नवंबर का एक नोटिफिकेशन मेरे सामने है। 22 नवंबर तक जो कंवल बतूल साहिबा हैं, जो कि 2 साल उनका ट्रेनिंग का और 4 साल टोटल पीरियड है नौकरी मिला के, तो वो डीसी भी नहीं लागे, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी भी नहीं लग सकती, वो नहीं लग सकती, लेकिन वो 22 नवंबर को तक भी थी, चूंकि वो मंजूर नजर थी। अब वो जूनियर मोस्ट हैं, 5 तहसीलें हैं, अपने सीनियर जो एसी हैं उनकी वो अपीलें सुनती हैं। एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की वजह से उनके पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के भी इख्तियार आ गए। उसके बाद 22 को लग गया मंजूर नासिर। अब अचानक सीएम सेक्रेटेरिएट से और कमिश्नर से फोन उनको जाता है कि सीएम साहब जुमे को आ रहे हैं। वो पहली मरतबा उन्होंने छुट्टी की, छुट्टी आनी थी, लीक होगी बात, सीएम साहब को ट्रैप किया गया कि गुजरांवाला चलते हैं जी। अब ये कहानी सुन ले किस तरह बिछाया गया ये जाल। अब एक सीएम सेक्रेटेरिएट से बंदा फोन करता है और वो कहते हैं जी मैं छुट्टी कैंसिल कर देता हूँ, पहली दफा छुट्टी ली है, कहते नहीं जरूरत नहीं है, मैं भी ना आए। कमिश्नर साहब उनको कहते हैं कि आपको पता चल गया होगा, पहले चेक करते हैं, उनके हाँ जी पता, तो कहते रहने दे शायद वो ना आए। अब वो नहीं जाते। अब कमिश्नर साहब वो जो मसूफा जो है, जो एसी लगने के भी एलिजिबल नहीं थी, एसी लग सकती थी, वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू में नहीं लग सकती थी। ये एलिजिबिलिटी और छुट्टी के हवाले से जो आप ये सारी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बाकी बात में आपसे सुन लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले असद खरल साहब जो सारी स्टोरी बता रहे थे, जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को तब्दील किया गया, उस्मान बुज़दार साहब ने किया है। असद खरल साहब एलिजिबिलिटी के छुट्टी पर जाने की आप बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वो छुट्टी पर कैंसिल कर दे गई हैं, और उसके बाद कहा गया कि हो सकता है वो आए ना, तो ये मामला फिर किस तरफ गया आगे? आप इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी सैर, मैं बताऊं बड़ी जबरदस्त स्टोरी, और इमरान खान साहब के लिए, उस सीएम बुज़दार साहब के लिए, और शहबाज गिल साहब के लिए, और साथ डॉक्टर राहील सिद्दीकी साहब के लिए। मैं भी वो इन्वॉल्व ना हूं क्योंकि फोन उनका नहीं गया था। सीएम सेक्रेटरी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा रहत कर रहे हैं, उनका मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं क्योंकि उनका फोन नहीं गया था, फोन गया था किसी और का, सीएम सेक्रेटरी किसी स्टाफ का और का। मैं भी वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना हूं। इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो फजील असगर साहब हैं, जो इस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी भी हैं साथ, और साथ हैं जो सीएम सेक्रेटेरिएट के, और जो असदुल्ला फैज साहब हैं जो कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन है। वो इसलिए कि कमिश्नर जो गुजरांवाला डिवीजन है, जो असदुल्ला फैज साहब हैं, वहाँ पे नवंबर के लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2018 में उन्होंने घर में एक पार्टी कराई थी। मुजरा कहूँगा क्योंकि उसकी एविडेंस भी मेरे पास मौजूद है। और मुजरे का बहाना क्या बनाया गया, उसमें बड़ी एलीट क्लास को बुलाया गया था, और वहाँ पे बाकायदा सिंगर, और जो मैं उसको क्या कहूँगा, जो उसको अब एलीट क्लास में कहेंगे कि वो डांस कर रही थी, तो बैकग्राउंड में ऐसे देखिए। उसके बाद ये सीडीए में थे, इनके ऊपर प्लाट अलॉट करने का मेरे पास पूरी डिटेल है। एफआईए में मुकदमा बना, इनके वारंट निकले, फिर ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रहे, फिर ये एफआईए में होते हुए मुकदमा ये चले भी गए एफआईए में डेपुटेशन पर, फिर वो 13 में वापस आ गए, फिर होम डिपार्टमेंट में आए। अभी जो मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और होम सेक्रेटरी हैं, ये उनके मुतहद वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद थे, ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रहे।
वो इनको होम डिपार्टमेंट, अब वो इनको लेके आए हैं। अब जो ये मसूफा हैं, जो कंवल साहबा हैं, जो 17 ग्रेड की हैं, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नहीं लग सकती, जो डीसी लगने की तो बड़ी दूर की बात है, डिविजनल हेडक्वार्टर पे तो 19 ग्रेड का बंदा लगा हुआ था। सुन रही हैं। तो मामला ये है कि वो जो उनके जो मैसेज है, जो लोगों से वो चैट करती हैं और जो कहती हैं कमिश्नर साहब के बारे में, अगर वो कहेंगे हमारे पास ऐसी एविडेंस भी है कि वो कब बुलाते हैं, कमिश्नर लगना चाहिए वैसे तो। वो डोगर साहब कह रहे हैं कि उनकी खूबियां इतनी हैं कि वो कमिश्नर अभी तक क्यों नहीं हो खैर साहब, असल इशू ये है कि जहां पर भी करप्शन होती है, जहां पर भी करप्शन होती है, वहां पर मैं देखता हूं इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं करूंगा करप्ट लोगों से, खान साहब कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ मैं जिहाद करूंगा। नीचे पंजाब गवर्नमेंट का ये हाल है कि जहां पर करप्शन होती है, जहां करप्ट अफसर होता है, उसकी पंजाब गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कर रही होती है। जो बंदा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है उसको जनाब चेंज कर दिया जाता है। मुझे एक बात बताएं कि जो वहां पे करप्ट आदमी है, जिसपे करप्शन के चार्जेस हैं, वो कमिश्नर लगा हुआ है, उसको डिप्टी कमिश्नर का चार्ज दिया जा रहा है। और जो बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको वहां पे आपने अच्छा एक और बात, अच्छा इसमें इसका कसूर क्या सुन ले सैरिश, और कि कमिश्नर साहब ने कहा कि ये 8.5 लाख में एमडी लगा दें, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिख दी जिस पर नाराजगी का इजहार किया गया डिप्टी कमिश्नर को। दूसरी बात, ये जो फजील असगर साहब हैं, मैं जाती तौर पर जानता हूं, मेरे सामने बेचारे मुलजम बैठे होते थे, एफआईए की तहवील में और नैब में भी रहे हैं। ये शेख अफजल जो 9 अरब का हार स्टील मिल है, उस वक्त डीसी ननकाना थे, इजाज शाह उस वक्त डीजीआई भी थे, मुशर्रफ के करीबी, उन्होंने लगाया हुआ था। बाद में डीसी मुल्तान और गिलानी साहब एक कार्यकाश रहे। इन्होंने 55 लाख रुपया लिया शेख हारिस अफजल से नैब के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एफआईए में इनको इन्वेस्टिगेट किया मेरे सामने, और शेख हारिस अफजल मेरे सामने इनको ब्लैकमेल करता था बैठ के कि मेरे लिए फलां सहूलत दिलवाएं, आप जेल में मेरे लिए फलां सहूलत दिलवाएं। अब इसने मानना बकायदा, आजम जोजा साहब डायरेक्टर थे और हाफिज तारिक एफआई का बंदा पकड़ा गया, इन्होंने माना कि मैंने एक एएसएफ के डीएससी सरफराज गौर को 5 लाख भी दिए थे और प्रोटोकॉल करा के नाम देने के बावजूद मैंने सारी वही सूरत हाल है जैसे पहले अदवार में देखी गई है। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, तब्दीली सरकार को तब्दीली आपको नजर नहीं आई है, बाबर साहब का यही कहना है। इससे पहले आपने किफायत शुआरी की बात की है, सही है, आपने इससे पहले किफायत शुआरी की बात की है, तो बाबर साहब आप बताएं ना, आज ये जो बुजदार साहब के हवाई दौरों के लिए 22 मिलियन के इजाफी फंड्स मांगे गए हैं, कौन सी किफायत शुआरी मुहिम है जो कि चलाई गई थी और वो भैंसें बेची जा रही थी, गाड़ियां बेची जा रही थी, ये 22 मिलियन के इजाफी फंड्स मांग लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहाँ जाना होता है? मुझे एक बात बताएं, एक तरफ उनकी किफायत शुआरी की बात कर रहे हैं, वो भावलपुर जाते हैं, वहाँ जाकर कैबिनेट की मीटिंग करते हैं और वहाँ जाकर जो मीटिंग मिनट्स आते हैं उससे पता चलता है कि जो जितने मिनिस्टर थे उनके लिए नई गाड़ियों की डिमांड कर दी गई है। अब जनाब वहाँ से वापस आए तो आते सारी उन्होंने गए कहाँ पर हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही उन्होंने विजिट कहाँ पे किया है। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी से वो बाहर निकलते नहीं हैं, 2-3 विजिट किए हैं, एक दफ़ा वो सियालकोट गए, वहाँ पर जाकर वहाँ पर एक फड्डा हो गया, गुजरांवाला गए, वो नाजायज़ वो भी एक ऑनेस्ट ईमानदार अफसर जो था उसको OSD बनाने के लिए गए, और उसके बाद इसके अलावा तो मुझे कोई उनका विजिट नजर नहीं आ रहा। एक आधी दफ़ा वो DG खान गए हैं और मुझे हैरानगी है कि 2 करोड़ रुपए का उन्होंने सिर्फ हवाई जहाज की सैरें कर ली हैं। ये भी इतलात है कि बेताशा दफ़ा उन्होंने अपनी फैमिली के जो लोग हैं उनको भी वहाँ पे सैरें करवाते रहे हैं हवाई जहाज में, और उसके जो विजिट थे वो बाद में ऑफिशियल कर दिए गए। पैसा लगा कहाँ पे है? देखिए सैरिश, मैं एक तो बात बताऊं, जो मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस और इनकम्पिटेंसी जो हो रही है ना पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक DGPR के अंदर एक एडिशनल DG लगा दिया गया है जहां पे पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट क्रिएट पहले करते हैं, एक और नैब खड़ा कर दिया, एक 20 ग्रेड का रेगुलर अफसर बैठा है DG जो वहां पे, और 19 ग्रेड का बंदा आपने DG लगाया हुआ है, और वो अलग बात है कि हालांकि वो सोशल मीडिया एडिशनल DG है और वो कहता है सोशल मीडिया। तो मैं ये बात करता हूं कि आप ऐसे लगा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट सारे फेडरल मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट को गिराने की तरफ गए होंगे, जो कि गिरनी नहीं है इनसे, और वहां जाकर ये स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे, तो फिर अपनी गवर्नमेंट की गवर्नेंस का यही हाल होगा। जितना फोकस खान साहब सिंध पर कर रहे हैं ना, अगर इतना फोकस पंजाब पर कर लें
और पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ कर लें और पंजाब में जो करप्शन ख़त्म करने की मुहिम है उस पर फोकस कर लें तो मेरा ख्याल है कि पंजाब की खासी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। या उन्होंने पंजाब को अल्लाह के हवाले किया हुआ है और खुद वो सिंध गवर्नमेंट के मामला ठीक करने गए हुए हैं, जो कि हो नहीं कोई सकता, जो नहीं हो सकते। और सहरिश अगली बार सुन लें कि मामला ये हैं कि जो बड़े मुलजम हैं जो पहले के रेफरेंस से पकड़े गए हैं उनको जो मराहत की आखिरी एक्सट्रीम है ना, अब वही वो नेक्सस बैठा है ना जो होम सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, अब वो शहबाज शरीफ साहब को जो खुद मुलजम हो, जो खुद जिसके ऊपर नैब और एफआई की इंक्वायरीज हो, जो कमिश्नर गुजरांवाला हो, जो 17 ग्रेड की जो बंदी को आपने लगा दिया, भाई आपके 18 ग्रेड के आपके एक और बात जो कॉन्स्पिरेसी की क्या हो रही है जो हम पहले कह रहे थे अभी हेड ऑन कर दिया गया। फिर जो डीएमजी साबक और जो मौजूदा पीएएस है उनको और एक्स जो पीसीएस हैं जो अभी पीसीएम जो ऑफिसर्स हैं उनको यानी मैनेजमेंट प्रोविंशियल और फेडरल मैनेजमेंट के वही अफसर उनको हेड ऑन कर दिया गया है। मंजूर नासिर को इसलिए हटाया गया है कि वो पीएमएस के थे, वो पीएमएस का 19 ग्रेड का बंदा था, वहां पे पीएस की 17 ग्रेड की जो है उसको लगा दिया गया। वहां पे डीडीए जो उसको डीजी को लगाया गया वो भी पीएमएस का था। आहद चीमा का और फुआद का जेल में प्रोटोकॉल देख लें आप हैरान रह जाएंगे। तो आप शहबाज शरीफ साहब का देख लें, आप सलमान रफी का देख लें, आप साद रफी का देख लें, इसमें तो सर सारा कुछ दे रहा है प्रोटोकॉल जेलों में, होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है ना। नहीं गई है, 5 महीने नहीं आने वाली हुकूमत को गुजर गए हैं और अभी तक बस इमदादें इकट्ठी हो रही हैं। यहाँ पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बचेगा कोई नहीं, पकड़े सारे जाएंगे, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा और खिचड़ी वही पकी हुई है। मुझे ये बता दें पाक पतन दरबार अराजी केस में भी आज समाअत हुई है। मियां साहब के लिए मेरा ख्याल है कि मुश्किलात अपना काम कर रहे बढ़ती जा रही है। जीआईटी जीआईटी रिपोर्ट दे दी, एंटी करप्शन को सारा कुछ साबित हो जिम्मेदार करार दे दिया है, तो करार दे दिया, अब इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। कोई बच नहीं पाएगा अगर तफ्तीश हुई तो। बाबर साहब बता दें मियां साहब के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने जा रही है, बल्कि हो गई है। देखें जीआईटी ने अपना काम कर दिया है। जीआईटी ने पूरे जो फैक्ट्स है वो इकट्ठे करके जो रिपोर्ट थी वो जमा करवा दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और वहां पर अब देखेंगे जेल में मराहत में मजीद इजाफा हो जाएगा। वो जेल के अंदर जो मराहत है उसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन और एक बात अच्छा इस जीआईटी ने तो अपना काम कर दिया। मुझे एक बात बताएं, स्पोक्स पर्सन लगाया ना इमरान खान साहब ने, कम से कम ये एक अच्छा डिसीजन किया है। एक सीजन पॉलिटिशियन को लगाया है और डॉक्टर शहबाज गिल जो पंजाब में है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन डीजीपीआर की जो हालत है, जो पीआईडी की डीजीपीआर सारा बैठा हुआ है वहां पे, मुझे हालात खराब है कि नहीं, दुरानी साहब की नजर है नहीं, लेकिन स्पोक्स पर्सन जो लगाए हैं वो एक अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है। कम से कम नदीम अफजल चांद साहब अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। यहाँ पे भी शहबाज गिल साहब जो है हम ट्विटर पे देखते हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन सीएम सेक्रेटरी के अंदर क्या हो रहा है, नीचे उनके क्या साजिशें पक रही हैं, डीजीपीआर में क्या हो रहा है, पीआईडी में क्या आ रहा है, वजारत इत्तलात व नशरियात में क्या हो रहा है, कौन ये साजिशें कर रहा है, कौन मीडिया को और हुकूमत को हेड ऑन कर रहा है, कौन ब्यूरोक्रेसी को आपस में लड़ा के, और इमरान खान साहब जो बातें करते थे वो कौन साजिश कर रहा है, जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ वही लोग जो पहले भी ओएसडी थे आज भी उनको ओएसडी लगाया जा रहा है, जो पहले की पोस्ट पे थे आज भी वो की पोस्ट पे हैं। तो ये सारी चीजें कौन लगा रहा है, कौन कर रहा है? नहीं तो सीएम लगा रहे हैं, तो सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंजाब में सीएम की मर्जी के बगैर कोई ऑफिसर किस तरह से लग सकता है? मुझे आप बता दें अब सच में ग्रेड की ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर अल्टीमेटली हेडक्वार्टर पे ऊपर लगना ये नैब और एंटी करप्शन का केस नहीं है। अगर इस पे कोर्ट नोटिस ले ले तो फिर आप कहेंगे एग्जीक्यूटिव की, क्या एग्जीक्यूटिव को 18वें और 19 ग्रेड का कोई बंदा नहीं मिल रहा, कोई बंदी नहीं मिल रही। बाबर साहब जब ये वज़रा ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की थी वज़ीर आज़म इमरान खान को, तभी आपकी ये खबर थी कि वार्न किया गया है पंजाब को कि कुछ ना कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा, हनीमून पीरियड आपको जल्द अज जल्द अपना ख़त्म करना पड़ेगा। आप जो सारा सूरत हाल जो आपने बयान की है ये तो अभी बिल्कुल ख़राब मामलात आप बता रहे हैं, तो ये फिर कब होश के नाखून लेंगे, कब इनको समझ आएगी? या ये हनीमून पीरियड के अभी भी ये मना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो हवा का हवा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है अभी भी। खैर बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। अगर इमरान खान साहब हम लोगों को सुन रहे होंगे तो शायद वो इन मामलात को देखेंगे, क्योंकि रात 12 बजे तक वो व्हाट्सएप पर होते हैं और वज़रा के साथ उनका कनेक्शन इस तरह का है किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर क्या सूरत हाल आगे चलकर बनती है। अभी तो ये समझ नहीं आ रही मजीद वक्त देना चाहिए या फिर अभी कोई नतीजा अखज़ कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल अभी समझ से बालातर है। खैर देख रहे हैं आगे चलकर क्या होता है। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे। ऐसे साहब बाबर साहब बहुत शुक्रिया, कल फिर से हाजिर होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।